वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम चर्चा करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। चलिए शुरू करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक, ज़्यादा स्पष्टता के साथ समझने के लिए इसे हम थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व से एक तरह का भ्रम पैदा होता है। अगर आप इसे यहाँ तक समझें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन बढ़ता है। इसे बचने के लिए या इसको ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। इसे आप इस तरह करते हैं, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। ठीक है, अब ज़्यादा स्पष्टता के साथ आपको समझ में आ रहा है। अर्थात राज्य की जो नीति है वो कैसी हो, ठीक है, उसका डायरेक्शन आपको मिलेगा यहाँ से, निर्देशक तत्वों से। ठीक, कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं जो अपेक्षा की जाती है एक राज्य से, जो विधि के निर्माण की बात हो या पॉलिसी निर्माण के संदर्भ में हो। ठीक है, तो ऐसे उसमें किन सिद्धांतों को वो अपनाएगी, ठीक है, उसके लिए संविधान निर्माताओं ने इस हिस्से को जोड़ा। ठीक है, आपके भाग 4, ठीक है, संविधान के किसमें, पार्ट 4, आर्टिकल कहाँ तक है इसके, 36 से 51 तक। भारत के संविधान में ज़्यादातर हिस्सा कई देशों के संविधानों से प्रेरित रहा है और उन्हीं से लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, ठीक है, ये शॉर्ट में हम यूज़ करेंगे बार बार ताकि टाइम बचे। तो ये लिए गए हैं आपके आयरलैंड से, आयरलैंड के संविधान से इनको लिया गया। ठीक, सवाल उठता है कि उद्देश्य क्या रहा कि संविधान निर्माताओं को डीपीएसपीज अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में जगह देनी पड़ी। ऐसी क्या जरूरत थी। ठीक है, तो आपने देखा, मूल अधिकार आपने पढ़े। ठीक है, मूल अधिकार, बात अधिकार की हो रही है। ठीक है, नागरिकों को और कुछ मामलों में गैर नागरिकों को भी मिला हुआ है। तो ऐसा माना गया कि अधिकार है तो कर्तव्य भी होने चाहिए, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू हैं। यहां कर्तव्य में दो बातें हैं। किसके, मूल अधिकार तो आपका नागरिकों या गैर नागरिकों अर्थात व्यक्तियों से संबंधित है। ठीक है, लेकिन कर्तव्य की बात की गई तो यहाँ ये सोचा गया कि कर्तव्य किसके निर्धारित करेंगे, लोगों के या राज्यों के। ठीक है, राज्य या लोग, लोग अर्थात व्यक्ति। लोगों के कर्तव्य मूल अधिकार में वो मूल संविधान में शामिल नहीं किए गए, क्योंकि ऐसा माना गया कि नागरिकों के अधिकार में ही उनके कर्तव्य जुड़े हुए हैं, अवियोज्य हैं। ठीक है, उनको अलग नहीं किया जा सकता, तो अलग से हमें कोई कर्तव्य उसका निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन राज्य के मामले में यह हुआ कि राज्य के कुछ कर्तव्य होने चाहिए। ठीक है, और राज्य विधि निर्माण के द्वारा या नीति निर्माण के द्वारा उन कर्तव्यों का क्या करेगी, निर्वहन करेगी। तो ये हो गया आपका, यही कारण था कि संविधान में मूल रूप से मूल कर्तव्य शामिल नहीं किए गए, आगे शामिल किए जाते हैं। और मूल अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या इन्हें यह कह दें कि राज्य के कर्तव्य क्या है, ये राज्य के कर्तव्य। ठीक है, राज्य के कर्तव्य निर्धारित किए गए। चलिए आगे देखते हैं कि डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है। डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है, कोई
सिद्धांत शामिल किया गया है, कोई प्रावधान शामिल किए गए हैं, तो उनके उद्देश्य भी स्पष्ट होते हैं, और यह स्पष्ट भी था। उद्देशिका में भी भारत के संविधान में इस चीज़ का वर्णन है, और बीपीएससी के द्वारा भी इस चीज़ को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना संभव हो, ठीक है, इसके लिए इसे प्रावधान के रूप में शामिल किया गया। ठीक, कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत क्या, सामाजिक आर्थिक कल्याण, क्योंकि राजनीतिक कल्याण की बात मूल अधिकार में की जा चुकी थी, इसलिए इसमें क्या हुआ, जो बचा हिस्सा है उसे समेटने का प्रयास किया गया सामाजिक आर्थिक कल्याण के रूप में। चलिए आगे चलते हैं। अधिकार आपका स्पष्ट हो गया था। वास्तव में सामाजिक आर्थिक कल्याण किसके लिए, भारत ने लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाई, ठीक है, लोकतांत्रिक प्रणाली। लोकतांत्रिक प्रणाली का मतलब क्या है, केंद्र में आपका क्या है, लोक, लोक अर्थात लोग, ठीक है, पीपल, लोक केंद्र में है, लोग के कल्याण की बात हो रही है, ठीक है, तो लोगों का व्यक्तित्व का विकास हो सके उसके लिए अधिकार जोड़े गए, ठीक है, क्योंकि बिना अधिकार के आपके अंतर्गत व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता, ठीक है, और उनको उचित वातावरण दिया जा सके इसके लिए राज्य के कर्तव्य निर्धारित कर दिए गए, ठीक है। लोग और मूल अधिकार की जैसे बात करते हैं, ठीक है, लोगों में मूल अधिकार आपने देखी, मूल अधिकार ऐसी परिस्थितियां हैं जो व्यक्तित्व के विकास में सहायक हैं। लोग अगर व्यक्तित्व से समृद्ध रहेंगे तो वही लोग लोकतांत्रिक प्रणाली में सत्ता के शीर्ष पर आ देंगे, लोग ही उनको चुनते हैं, तो इन लोगों का विवेक सम्मत होना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए इस अधिकार को क्या बनाया गया कि ये न्यायिक हो, ठीक है, क्योंकि केवल सिद्धांत के आधार पर इसका प्रवर्तन नहीं हो सकता था। न्यायिक अर्थात इन्फोर्स्ड किए जा सकते हैं, आप न्यायालय में इनकी मांग कर सकते हैं अगर आपके अधिकारों का हनन होता है, ठीक है। लेकिन डीपीएसपीज में क्या हुआ, इन्हें उपयोगी बहुत माना गया, मूल अधिकार के पूरक के रूप में भी रहे, लेकिन यहाँ इन्हें क्या रखा गया, गैर न्यायिक, गैर न्यायिक प्रवृत्ति के हैं, अर्थात अगर राज्य इन्हें पूरा कर पाने में सफल नहीं होता तो उसके खिलाफ आप न्यायालय में नहीं जा सकते, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब प्रावधान देखते हैं। आर्टिकल 36 से 51 तक है इनका वर्णन, ठीक। आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा की बात करता है, राज्य की डिफिनेशन की बात करता है, ठीक है, और यहां भी वो संकेत देता है कि राज्य की परिभाषा वही होगी जो मूल अधिकारों के अंतर्गत आर्टिकल 12 में की जा चुकी है, आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग ही होगी, ठीक है। अब आपको ये पता करना है कि आर्टिकल 12 में आखिर राज्य की परिभाषा है क्या, ठीक है। तो संविधान के अंतर्गत जो राज्य की परिभाषा दी गई है वो थोड़ा सा शॉर्ट में है, और आगे चलकर जब विवाद पैदा होते गए तो सुप्रीम कोर्ट को इसको इलेबोरेट करना पड़ा, उसकी व्याख्या करनी पड़ी। तो पहले मूल संविधान में हम देख लेते हैं कि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत क्या क्या आता है।
यहाँ है आपका भारत की सरकार और संसद, ठीक है, संसद। ठीक है। दूसरा, राज्य सरकार और उनके विधानमंडल। और विधानमंडल, ठीक है। अगला, स्थानीय प्राधिकरण, भारत सरकार के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकरण। ठीक। साथ ही इनके अधिकारी, पदाधिकारी। ठीक। इतनी परिभाषा संविधान में आर्टिकल 12 के तहत जो मूल अधिकार के अंतर्गत आता है उसमें दी गई, और ऐसा बोला गया कि आर्टिकल 36 के अनुसार जो राज्य की परिभाषा है वो वही होगी जो आर्टिकल 12 में। आगे जैसे जैसे समस्याएं बढ़ती गई राज्य की परिभाषा में, तो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन अपने देता रहा, जिसकी वजह से एक विस्तृत लिस्ट अब तक तैयार हो चुकी है क्या राज्य है क्या नहीं है। ठीक है। अब प्राइवेट संस्थाएं भी राज्य के अंतर्गत आती हैं, पहले नहीं आती थी। अगर वो सरकार के किसी भी उसमें हिस्सेदार है, सहयोग के मामले में चाहे सरकार उससे ले रही हो या वो सरकार से मदद ले रही हो, ऐसी स्थिति में वो भी राज्य के अंतर्गत आ जाएगी। तो राज्य की परिभाषा अब तक बहुत एलिबोरेट हो चुकी है, मूल अधिकार के अंतर्गत इसको पढ़ेंगे या आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है। अब देखते हैं आर्टिकल 37। 36 और 37 एक जनरल आर्टिकल है, और इसके बाद 38 से आपके एक्चुअल में डीपीएसबी शुरू होते हैं। तो 37 में देख लेते हैं क्या है। आर्टिकल 37, इसमें स्पष्ट वर्णन है कि भाग 4 में दिए गए प्रावधानों को, ठीक, भाग 4 अर्थात नीति निर्देशक तत्व में जो प्रावधान है इनको न्यायालय द्वारा इन्फोर्स्ड नहीं किया जा सकता, लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन शासन में मूलभूत है। ठीक है। क्या है? शासन में मूलभूत। ठीक है। साथ ही क्या है? गैर न्यायिक प्रवृत्ति के, आपको पहले बताया जा चुका, और यहाँ 37 में आपको स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि आप कोर्ट में इन्फोर्स्ड नहीं हो सकती है। इन्फोर्स्ड नहीं। ठीक। साथ ही शासन में मूलभूत का क्या तात्पर्य है कि शासन जो भी निर्णय लेगा जनता के हित में, उनमें इनको ध्यान में रखेगा। ठीक। अब शुरू करते हैं वर्गीकरण। चाहे तो आर्टिकल से एक एक करके आप याद कर लें, या सुविधा के लिए वर्गीकरण कर लें। मूल संविधान में वर्गीकरण नहीं किया गया है। ठीक है। इसे हम सुविधा के लिए करते हैं, और इससे सब जो क्वेश्चन कई बार वर्गीकरण के हिसाब से भी पूछे जाते हैं, और कई बार इंडिविजुअली किसी आर्टिकल में ये है या नहीं है, ठीक है, या पर्टिकुलर प्रावधान किस आर्टिकल में है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सुविधा के लिए हम इसका वर्गीकरण करते हैं। याद रहे ये वर्गीकरण संविधान ने नहीं किया। ठीक है। संविधान में ऐसा वर्गीकरण नहीं है, ये सुविधा के लिए किए गए हैं। ठीक है। तो आपका है पहला आर्थिक न्याय संबंधी। आर्थिक न्याय संबंधी। दूसरा सामाजिक न्याय संबंधी। तीसरा न्याय व्यवस्था।
शिक्षा और लोकतंत्र संबंधी। चौथा आपका अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत समिति। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत समिति। और लास्ट में अन्य करके जो बचे उसको इसमें अन्य के अंतर्गत रख दिया गया। ठीक है, अब एक एक करके हम सबको देख लेते हैं। पहला है आर्थिक न्याय। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल्स या प्रावधान आ जाते हैं आप एक एक करके देखेंगे। ठीक है, पहला है आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 इसे कई भागों में बांटा गया है। इसका जो पहला भाग है वो है जीविका के साथ। देखिए लंबे लंबे सेंटेंस, आप कीवर्ड्स इस पे ध्यान दें, कीवर्ड्स पर ही आपको फोकस रहना है, नहीं तो ये याद कभी नहीं होंगे। ठीक, जीविका के साथ और जैसा कि आपको बताया जा चुका है ये क्या है, राज्य के कर्तव्य हैं। तो आप देखेंगे कि राज्य क्या करेगा, समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराएगा, चाहे पुरुष हो या महिला, जीविका के साधन सबको मिले ऐसा प्रयास राज्य के द्वारा किया जाएगा। अगला भौतिक संसाधन। ठीक, भौतिक संसाधनों का इनका जो स्वामित्व होगा या नियंत्रण, ठीक है, स्वामित्व और नियंत्रण की व्यवस्था ऐसी होगी जिससे क्या है, सार्वजनिक हित, स्वामित्व और नियंत्रण कैसा होगा, जो सार्वजनिक हित के अनुकूल हो। सार्वजनिक हित अर्थात अर्थात जो जनता है, ठीक है, इनके हित की बात या इनके हितों को प्रतिबिंबित करता हुआ होना चाहिए। तीसरा संपत्ति और उत्पादन के साधन। संपत्ति और उत्पादन के साधन ये कैसे होने चाहिए, इनका केंद्रीकरण ना हो पाए, राज्य इसका प्रयास करेगा। ठीक है, क्योंकि केंद्रीकरण होगा तो क्या होगा, सार्वजनिक हित की हानि होगी। तो केंद्रीकरण से बचना है, यहाँ राज्य इसका क्या करेगा, पूरा ध्यान रखेगा, केंद्रीकरण से बचना। आगे देखते हैं, आर्टिकल 39 के अंतर्गत 6 प्रावधान हैं। ठीक है, उप प्रावधान कह सकते हैं या उप अनुच्छेद भी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, अगला है काफी इंपॉर्टेंट और पूछा भी जाता है, समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन। यहां इस बात का विभेद नहीं किया जाएगा कि कौन पुरुष है कौन महिला, राज्य जो है समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था को सुनिश्चित करेगा। पांचवा श्रमिकों के स्वास्थ्य। श्रमिकों के स्वास्थ्य, ठीक है, और शक्ति का
साथ ही ठीक, बालकों की सुकुमार अवस्था का क्या है, बालकों की सुकुमार अवस्था की क्या की जाएगी, रक्षा की जाएगी। ठीक है, बालकों की सुकुमार अवस्था का क्या हो, दुरुपयोग न हो पाए, साथ ही श्रमिकों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग न हो पाए, राज्य इस बात का पूरा ध्यान रखेगा। यहाँ आप लिख दीजिए, बालकों, और इसी के आधार पर आपका बाल श्रम निषेध का कानून लागू किया गया था। ठीक है, साथ ही श्रमिकों के काम के घंटे भी इसी के अंतर्गत निर्धारित किए गए ताकि उनके स्वास्थ्य और शक्ति पर बुरा असर ना पड़े। बालकों की सुकुमार अवस्था, इन सबका क्या दुरुपयोग ना हो पाए। ठीक है, अब इसका लास्ट बच्चा है, इसके अंतर्गत बच्चों को विकास के अवसर उपलब्ध कराएगा राज्य। ठीक है, साथ ही बच्चों और युवाओं के शोषण की रक्षा करेगा। क्या है, ठीक है, बच्चों के विकास के अवसर, साथ ही बच्चों और युवाओं के शोषण को रोकेगा या उनको शोषण के खिलाफ रक्षा करेगा। बच्चों और युवाओं की शोषण से रक्षा, ये सारे कर्तव्य किसके हैं, राज्य के। तो 39 के अंतर्गत 6 प्रावधान है। जीविका के साधन, कीवर्ड्स पर ही ध्यान देना, केवल जीविका याद रखेंगे तब भी याद आ जाएगा। भौतिक संसाधन आपके दूसरे में, ठीक है, इनके स्वामित्व और नियंत्रण पर कंट्रोल किया गया है, सार्वजनिक हित के अनुकूल किया गया है, संपत्ति और उत्पादन के साधन की बात की गई है, और इसके अंतर्गत जो बात है वो है केंद्रीकरण को रोकना। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन अगला प्रावधान है। महिला पुरुष बराबर काम, जिस तरह का काम करेंगे दोनों को बराबर वेतन मिलेगा। श्रमिकों के स्वास्थ्य और शक्ति, साथ ही बालकों की सुकुमार अवस्था का, इसका दुरुपयोग होने से राज्य रोकेगा। और अगला है आपका बच्चों के विकास के अवसर और उपलब्ध कराएगा राज्य, साथ ही इनके शोषण से इनकी रक्षा करेगा। तो ये आपका सामाजिक आर्थिक न्याय के अंतर्गत एक हिस्सा है। आगे देखते हैं। आर्टिकल 41, ये भी आपका आर्थिक न्याय के अंतर्गत है। ठीक है, आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 के अंतर्गत क्या है, योग्यता के अनुसार रोजगार और शिक्षा का प्रबंध करेगा। ठीक है, राज्य, साथ ही बेकारी, बुढ़ापा, ठीक है, असमर्थता, बीमारी, इन सभी दशाओं में सार्वजनिक सहायता का प्रावधान करेगा। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप इसमें किसी भी चीज का दावा पेश कर सकें। राज्य अपनी आर्थिक स्थिति के अंतर्गत ही अपनी जो उसकी आर्थिक स्थिति है उसी के अधीन ही वो सहयोग प्रदान करेगा। ऐसा नहीं है कि बेकारी में अगर उसने 3000 भत्ता दिया है और आपकी डिमांड है कि 8000 किया जाए, तो ऐसा नहीं है। वो अपनी आर्थिक स्थिति का आकलन करेगा और उसी के आधार पर आपके सुविधाओं के लिए नियम बनाएगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या क्या है आपका, रोजगार, शिक्षा, कीवर्ड्स पे केवल ध्यान देना, रोजगार और शिक्षा, इसका प्रबंध करना, प्लस बेकारी, बीमारी, असमर्थता और बुढ़ापा। ये राज्य का कर्तव्य है और इसी के आधार पर राज्य सरकारें या केंद्र भी आपका राज्य है, राज्य की परिभाषा में आपने जाना, रोजगार की व्यवस्था करेगा। ठीक है, रोजगार मेले आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, वैकेंसीज आती हैं आपकी गवर्नमेंट सेक्टर्स में। शिक्षा की व्यवस्था, साथ ही बेकारी की व्यवस्था में अगर रोजगार नहीं पा रहा है, बेरोजगार है,
स्किल्ड है, नॉन स्किल्ड, हर स्तर पर, बीमार है उसके समय सहायता, ठीक है, असमर्थता और बुढ़ापा, इन सब में क्या करेगा, सार्वजनिक सहायता का प्रबंध करेगा। अब आते हैं आर्टिकल 42, ठीक है, यह भी आपका आर्थिक न्याय के अंतर्गत ही है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है, लोगों को अनुकूल दशाओं में कार्य की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है, लोग अनुकूल दशाओं में ही कार्य करें, इसका राज्य पूरा ध्यान रखेगा, लोगों को अनुकूल दशाओं में काम करना। अर्थात अगर कोई फैक्ट्री है तो वहां पर, कोई फैक्ट्री है, संस्था है, सार्वजनिक संस्थाएं हैं, तो वहां पर इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा कि पानी का, लाइट का, इनकी व्यवस्था लोगों के अनुकूल रहे, लोगों को अनुकूल वातावरण में काम करने की व्यवस्था, अनुकूल वातावरण में काम की व्यवस्था। साथ ही प्रसूति सहायता, महिलाओं को प्रसूति सहायता की व्यवस्था करेगा। किसी संस्था में अगर काम कर रही हैं तो इसके लिए राज्य नियम बनाएगा कि उनको प्रसूति की सहायता, अर्थात ठीक है, प्रेगनेंसी और ठीक है, बच्चों के जन्म के समय उनको पर्याप्त सहायता मिल सके, तो आप यहाँ प्रसूति सहायता याद रखें, उपलब्ध कराएगा। ये आपका हो गया आर्टिकल 42 के तहत, ठीक है। आर्टिकल 43 ये भी आपका आर्थिक न्याय के अंतर्गत आता है, ठीक है। आर्टिकल 43 अभी आपका आर्थिक न्याय ही चल रहा है, उसी के ये प्रावधान है कि कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आने वाले प्रावधान आपके आर्थिक न्याय को प्रतिबिंबित करते हैं, यही इसका मतलब है। तो इसके अंतर्गत दो भाग हैं, देख लेते हैं, ठीक है। पहला इसे मजदूरों के जीवन निर्वाह की यथोचित वेतन आदि की व्यवस्था करेगा। मजदूर, यहाँ पर कीवर्ड्स के मजदूरों के जीवन निर्वाह की व्यवस्था, जीवन निर्वाह की व्यवस्था प्लस इनके वेतन का निर्धारण कि इतना वेतन तो होना ही चाहिए जिससे उसका जीवन सुचारू रूप से चल जाए, और इसी के आधार पर आपका क्या, कौन सी योजना आई, मनरेगा, एक निश्चित धनराशि उसको उसके काम के बदले मिल सके, ठीक है, क्योंकि केवल काम की व्यवस्था से ही बात नहीं हो जाएगी, वेतन वो कुछ भी देगा, जो भी फर्म होगी, तो वो पूरी संभावना है कि मजदूरों के, श्रमिकों के शोषण के मार्ग खोल दे। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखा गया कि वेतनमान इतने से नीचे नहीं हो सकता, ठीक है। अगला है आपका कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। जनरली जब हम उद्योग की बात करते हैं तो बड़े बड़े उद्योग ही हमारे दिमाग में आते हैं, जबकि राष्ट्र की रीढ़ की हड्डियां इन्हीं में, राष्ट्र की जो रीढ़ की हड्डी क्या है, आपके कुटीर उद्योग। सबसे ज्यादा रोजगार आपको लघु कुटीर उद्योगों में ही मिलता है देखने को, ठीक है। बड़े उद्योगों की तो बात अलग है, बड़ा बड़ा काम है, बड़े बड़े टर्नओवर, और आप इन पर ध्यान नहीं देते, ठीक है। जबकि सबसे बड़ा हिस्सा या सबसे बड़ा एक ऐसा क्षेत्र जो बेकारी से ज्यादातर लोगों को बचाता है, वो क्या है, यही। इसीलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत एक प्रावधान बनाकर इसको सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया, ठीक है, कि राज्य ऐसे नियम बनाएगा कि कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन मिले, साथ ही ये क्या हो, व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर। आप अकेले भी कोई उद्योग खोल सकते हैं, ठीक है, छोटे उद्योगों में, और सहकारी आधार पर भी कर सकते हैं, अर्थात कई लोग समूह में मिलकर, जैसे आजकल सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका सहकारी उदाहरण पर। और व्यक्तिगत में आप अपने घर के स्तर पर ही कुछ बना रहे हैं, ठीक है, तो वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। अगला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 43A, ये संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है।
42वें संविधान संविधान संशोधन के द्वारा इंदिरा गांधी सरकार के दौरान इसे जोड़ा गया। इसमें क्या थे प्रावधान, इनको देख लेते हैं। मैनेजमेंट बोर्ड में किसी भी इंडस्ट्रीज का जो एक मैनेजमेंट बोर्ड होता है, ठीक है, जिसमें प्रबंधकों का प्रतिनिधित्व होता है, उसमें कर्मचारियों का भी प्रबंध हो सके, ठीक है, कर्मचारियों का भी प्रतिनिधित्व हो सके। ने नीति निर्णय में कंपनी के हित के मामले में जब मैनेजमेंट बोर्ड निर्णय ले तो उसमें कर्मचारी वर्ग का भी इनपुट शामिल हो, ठीक है। इसके लिए आर्टिकल 43 को जोड़ा गया है। किसके द्वारा? 42वें संविधान द्वारा। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, और इसके अंतर्गत था कि मैनेजमेंट बोर्ड में मैनेजमेंट बोर्ड में कर्मचारी वर्ग, जो स्टाफ है वर्ग का रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व, ठीक। आगे देखते हैं आर्थिक न्याय के अंतर्गत जो लास्ट प्रावधान है, अंतिम प्रावधान, उसको देख लेते हैं। आर्टिकल 48, ठीक। कृषि पशुपालन को आधुनिक बनाने का प्रयास किया जाएगा। क्या है इसमें? कृषि पशुपालन इनको आधुनिक बनाया जाएगा, साथ ही वैज्ञानिक भी। राज्य इस बात का प्रयास करेगा कि कृषि और पशुपालन को ज़्यादा से ज़्यादा वो आधुनिक बनाए और वैज्ञानिक तत्वों को उसमें शामिल करें। साथ ही दुधारू पशुओं को, गाय भैंस, ठीक है, दुधारू पशु या वाहक पशु, ठीक है, जो भार वाहन में काम आते हैं, आपके बैल हो गया, जैसे भैंसा हो गया, वाहक पशु, इनकी नस्लों का संरक्षण करेगा, ठीक है, जो है अर्थात जिस प्रजाति के हैं उनको बनाए रखेगा। साथ ही इनके सुधार पर भी काम करेगा, नस्लें सुधर सके उसका भी प्रयास करेगा, ज़्यादा उपयोगी साबित हो सके ऐसा प्रावधान करेगा। साथ ही इनके वध को रोकने के लिए राज्य क्या करेगा? कदम उठाएगा। तो इनके संरक्षण की बात की, साथ ही बलि जैसी क्रियाओं से या इनसे अन्य क्रियाओं से इनकी रक्षा की बात की। संरक्षण, सुधार, ठीक है, और क्या है? वध में प्रतिबंध, वध या बलि, ठीक है। बलि पहले काफी लोकप्रिय थी, अब इसे उतना उचित नहीं माना जाता, लेकिन कभी कभी ऐसी घटनाएं मिलती रहती हैं। वध पर रोक, तो ये हो गया आपका आर्थिक न्याय संबंधी। आपने 39, 41, 42, 43, 43A और आर्टिकल 48 के अंतर्गत जो प्रावधान है उनकी चर्चा की गई। साथ ही आर्थिक न्याय जब भी पूछा जाए कि नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत ऐसे प्रावधानों की चर्चा कीजिए जो आर्थिक न्याय को प्रतिबिंबित करते हो या आर्थिक न्याय को समाहित करते हो, तो आप इसको अनुच्छेदों में बांट कर लिख सकते हैं, या अनुच्छेद नहीं याद आ रहे तो इसके अंतर्गत जो भी की पॉइंट्स हैं अगर वो आपके दिमाग में है तो आप एक आंसर लिखने की स्थिति में आ जाएंगे, ठीक है। अगला पार्ट है दूसरा, सामाजिक
न्याय संबंधी। इसके अंतर्गत जो प्रावधान है उन पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सामाजिक न्याय संबंधी अर्थात समाज के अंतर्गत लोगों के अधिकारों की रक्षा हो सके उनके सामाजिक मुद्दों पर, तो उनके उनके लिए राज्य के क्या कर्तव्य है, ठीक है, किन आधारों पर राज्य इसको सुनिश्चित करेगा, उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो आर्टिकल 38 से आपका ये शुरू होता है। ठीक है, 38 में क्या है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण राज्य करेगा। ठीक है, किसके लिए? लोक कल्याण की अभिवृद्धि हो सके। लोक कल्याण सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्यवस्था के लिए, कल्याण के लिए ही डीपीएससी लाए गए थे। तो यहाँ पर लोक कल्याण की बात की गई, इनकी अभिवृद्धि हो सके, इसके लिए ऐसा क्या करेगा? ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा। ठीक है, राज्य का कर्तव्य है, राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा। ठीक है, आर्टिकल 38 का पार्ट 2। अगला है आपका आर्टिकल अनुच्छेद 38 का भाग 2। इसके अंतर्गत अब ये आपका संविधान संशोधन के द्वारा आया है। ठीक है, संविधान संशोधन के द्वारा डीपीएससी में से शामिल किया गया और संविधान संशोधन है आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या संवैधानिक संशोधन, इसको शॉर्ट में हम लिखे देते हैं। 1978 में आया ये, इंदिरा गांधी की सरकार के बाद जनता पार्टी के समय में। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या है आपका? लोगों के मध्य आय के मामले में, प्रतिष्ठा के मामले में, अवसर के मामले में, सुविधाओं के मामले में, ठीक है, जो असमानता है उसे समाप्त करने का प्रयास राज्य करेगा। ठीक है, किन किन मामलों में? आप कीवर्ड्स केवल याद रखें। लोगों के बीच आय, ठीक है, अवसर, सुविधा, ठीक है, और प्रतिष्ठा। इन मामलों में जो असमानता समाज में व्याप्त है उसको समाप्त करने का प्रयास करेगा। असमानता, ठीक है, असमानता को क्या करेगा? राज्य खत्म करने का प्रयास करेगा। आगे देखते हैं आर्टिकल 38B, ये भी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। ठीक है, और संविधान संशोधन कौन सा था? 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, ये कब आया? 2011। काफी बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है 97th अमेंडमेंट। ठीक है, इसमें सहकारी समितियों की बात की गई, सहकारिता की बात की गई, और ऐसा इसमें आप ध्यान देंगे सहकारी समिति, जो कीवर्ड इसका अगर इतना भी याद आ जाएगा तो आप इसको लिख सकेंगे, सहकारी समिति। ठीक है, इनके क्या है? स्वैच्छिक गठन, ठीक है, इच्छा अनुसार गठित कर सकें ये लोग, स्वायत्त संचालन, ठीक है, आज़ादीपूर्ण संचालन की बात करता है, लोकतांत्रिक नियंत्रण, अर्थात बेलगाम भी ना हो सके। ठीक है, तो लोकतांत्रिक रूप से जो भी उचित है उस आधार पर नियंत्रण भी इनमें लागू किया जा सके। साथ ही व्यावसायिक प्रबंधन, ठीक, अर्थात लाभ प्रेरित रहें। ठीक है, तो व्यावसायिक प्रबंधन की भी बात करता है। तो आपने देखा कि 38B में सहकारी समितियों की बात की गई। आगे देखते हैं
आर्टिकल 46, यह भी आपका सामाजिक न्याय को निरूपित करता है। ठीक है, इसके अंतर्गत देख लेते हैं क्या क्या है। दुर्बल वर्गों, ठीक है, जो भी समाज के दुर्बल वर्ग हैं, SC STs या अन्य लोग, ठीक है, उनके शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की उन्नति का प्रयास राज्य करेगा। ठीक है, साथ ही सामाजिक अन्याय से, शोषण से इनकी रक्षा करेगा। इसमें क्या क्या है, दुर्बल वर्ग, दुर्बल वर्ग से मतलब ये केवल SC STs ही नहीं है। ठीक है, दुर्बल वर्ग लेकिन विशेष कर की श्रेणी में है। ठीक है, विशेषकर SC ST, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, इनके आर्थिक और शैक्षणिक हितों की उन्नति हो, पढ़ लिख सकें, साथ ही इनकी अर्थ की भी व्यवस्था हो सके। तो आपका है आर्थिक और शैक्षिक हित। ठीक है, शैक्षिक हितों की उन्नति की बात की, साथ ही इनकी शोषण से रक्षा की बात की। ठीक है, सामाजिक अन्याय से या समाज के द्वारा जो इनका शोषण हो रहा है उससे इनकी रक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा। शोषण से या सामाजिक अन्याय से, समाज में जो विभेद उत्पन्न है उनसे रक्षा इनकी की जाएगी। ठीक है, सामाजिक अन्याय से यह व्यवस्था कौन करेगा, राज्य। तो आर्टिकल 46 भी आपने देख लिया, और इसके अंतर्गत एक और आर्टिकल बचा है सामाजिक 47। आर्टिकल 47 सामाजिक न्याय ही चल रहा है अभी। ठीक है, तो 47 के अंतर्गत क्या है, लोगों के जीवन स्तर और स्वास्थ्य, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, लाइफ स्टाइल, जीवन स्तर, एक मिनट, जीवन स्तर और स्वास्थ्य, इस पर चर्चा इस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है। आप जानते हैं मुद्दे समाज के ही हैं। ठीक है, ठीक है, तो सामाजिक न्याय की ही बात कर रहे हैं। आर्टिकल 37, इनको सुधारने का प्रयत्न करेगा राज्य। क्या करेगा, प्रयास करेगा। ठीक, साथ ही हानिकारक मत, जो भी आपके हानिकारक ड्रग्स हैं, मादक द्रव्य, ठीक है, हानिकारक मादक द्रव्य या अन्य नशीले पदार्थ, मादक द्रव्य हो या अन्य नशीले पदार्थ हो, इन पर क्या लगाएगा, प्रतिबंध। राज्य ऐसे कानून बनाएगा कि इन मामलों में प्रतिबंध लगाया जा सके, साथ ही जीवन स्तर और स्वास्थ्य को सुधार सके। ठीक है, तो आपने देख लिया सामाजिक न्याय के अंतर्गत। ठीक है, आपका 38, 38(2), 38(b), ठीक है, नहीं 43(b), एक मिनट एक देख लेते हैं, एक जगह कुछ देख लेते हैं। 38, 43, 46, हाँ हाँ, इस जगह एक गलती हुई। ठीक है, ये आपका 43(b), 38(b) लिख दिया है। ठीक है, इसको आप सुधार लीजिएगा। ये है 43। ठीक है, ठीक है, 43(b) है, यहाँ आप सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका न्याय, शिक्षा और लोकतंत्र संबंधी। न्याय व्यवस्था, शिक्षा और
लोकतंत्र, लोकतांत्रिक प्रणाली। ठीक, इनके अंतर्गत प्रावधानों को एक एक करके देखते हैं। आइए, कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो न्याय व्यवस्था, शिक्षा और लोकतांत्रिक प्रणाली की बात करते हैं। तो आपका पहला है 39A। 39A, इसे जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 1976 में आया था ये 42nd, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 39 के अंतर्गत आपने पार्ट 1 से 6 तक पढ़ा, ये उससे अलग है। ठीक है, इसे आप कैपिटल लेटर से डिनोट करें तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। 42nd अमेंडमेंट के द्वारा से जोड़ा गया और इसके अंतर्गत जो बातें की गई वो क्या थी? समान न्याय, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था। लोगों को समान न्याय मिल सके, ठीक है, इसकी व्यवस्था, और निःशुल्क विधिक सहायता। अर्थात अगर आपके पास वकील के लिए पैसे नहीं हैं, वकील करने के लिए, तो राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि आपको वकील उपलब्ध हो सके और आप अपनी बात रख सकें, अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा सकें। ऐसी व्यवस्था राज्य करेगा। ठीक है, तो यह समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित प्रावधान। आगे देखते हैं। ठीक है, तो अगला है आपका आर्टिकल 40। काफी पूछा जाता है ये। इसके अंतर्गत क्या देखते हैं? ग्राम पंचायतों के गठन की बात की है, साथ ही उन्हें आवश्यक शक्तियां दी जाए। ठीक है, तो आर्टिकल 40 के अंतर्गत ही आपको ग्राम पंचायतों का के गठन पर चर्चा कर ली गई थी, लेकिन संवैधानिक शक्ति न होने की वजह से ये उतने प्रभावी नहीं रहे, जिसकी वजह से आगे इन पे अलग प्रावधान करने पड़े। तो इसके अंतर्गत आता है आपका ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायतों का गठन। साथ ही इनको शक्तियां प्रदान करना। अब चूंकि डीपीएसपीज में क्या होता है, न्यायिक शक्तियां नहीं है, तो अलग से संविधान संशोधन ला कर इन्हें ताकतवर बनाया गया आपको 73 अमेंडमेंट के तहत। 73 और 74, 73 है। ठीक है, ये व्यवस्था कौन करेगा? राज्य शक्तियां प्रदान करेगा। ठीक है, आर्टिकल 44 काफी चर्चा में रहने वाला है इसमें। ठीक है, ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है वर्तमान समय में आर्टिकल 44, और आप समझ भी गए होंगे कि मैं किस पे बात कर रहा हूँ। यह है आपका नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, एक समान नागरिक संहिता। ठीक है, भारत के जितने भी नागरिक हैं इनके लिए नागरिक संहिता समान होगी, कानून समान होंगे, एक देश दो कानून। ठीक है, ये अवधारणा नहीं चलेगी। तो आपने देखा एक समान नागरिक संहिता। कुछ लोगों को इसमें शिकायतें हैं और इसीलिए ये मुद्दा क्या है, गरमाया हुआ है। इसको बोलते हैं यूसीसी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस समय जो एग्जाम होंगे उनके लिए इसकी संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, अगला है आर्टिकल 45। ठीक है, आर्टिकल 45 के अंतर्गत क्या है? आरंभिक शिशुत्व देख रेख। ठीक है, बचपने की देख रेख आरंभिक स्तर पर। आरंभिक देख रेख। ठीक है, ये हो गया। साथ ही और क्या इसके अंतर्गत? 6 वर्ष से 6 वर्ष से कम उम्र के बालकों के लिए
6 वर्ष से कम उम्र के बालकों के लिए क्या होगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। 8 से 14 तो आपका मूल अधिकार बना दिया गया, 6 साल से 14 वर्ष वाले बच्चों के लिए RTE एक्ट आ गया। लेकिन जो बच्चे इस एज से कम हैं उनके लिए भी व्यवस्था करेगा राज्य, ठीक है। और आपके गांव क्षेत्रों में आप देखते होंगे आंगनबाड़ी कार्यक्रम इसी के तहत चलाए जा रहे हैं, ठीक है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ये किसके लिए है, 6 साल से कम के बच्चों के लिए। 6 से 14 को मूल अधिकार बना दिया गया और इसे थोड़ा सा संशोधित कर दिया गया, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिकल 44। इसके अंतर्गत जो आर्टिकल बचा है वो आपका लास्ट 50, आर्टिकल 50। काफी इंपॉर्टेंट है। राज्य क्या करेगा इसमें, लोक सेवाओं के मामलों में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण सुनिश्चित करेगा, लोक सेवा के मामलों में, ठीक है। लोक सेवाओं में कार्यपालिका का न्यायपालिका से, ठीक है। न्यायपालिका के अनुचित हस्तक्षेप से बचने के लिए व्यवस्था की गई ताकि राज्य अपने शासन प्रशासन के क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सके, बाधा रहित कार्य कर सके, इसकी व्यवस्था करेगा। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, ठीक। ये हो गया आपका न्याय व्यवस्था, शिक्षा और लोकतांत्रिक प्रणाली से संबंधित प्रावधान, ठीक है, DPSP के अंतर्गत। अगला है आपका अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत संबंधी, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत संबंधी, इसके अंतर्गत देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। राज्य अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में कुछ आदर्शों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। वो आदर्श क्या है, अंतरराष्ट्रीय में क्या है, कुछ आदर्श निर्धारित किए हैं और उन्हें पाने की कोशिश करता है। सबसे पहला है आपका शांति और सुरक्षा में वृद्धि। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या हो, शांति और सुरक्षा में वृद्धि हो, शांति सुरक्षा इसमें आपकी अभिवृद्धि हो। अगला, राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण व्यवहार हो। राष्ट्रों के बीच क्या हो, न्यायपूर्ण और सम्मान से युक्त। ये क्या, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मान युक्त संबंध, इन्हें सुनिश्चित करने का राज्य प्रयास करेगा। राज्य का मतलब आप उत्तर प्रदेश या कर्नाटक के लिए मत समझिए, यहाँ राज्य केंद्र के मामलों में है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मामलों पर मुख्य भूमिका केंद्र की होगी, ठीक है। अगला है राष्ट्रों का आपके आपसी व्यवहार में अंतरराष्ट्रीय कानून, ठीक है। कुछ कानून होते हैं जैसे अनक्लास हो गया आपका, ठीक है, WTO हो गया, IMF के संबंध में हो गया, जो भी ऐसी संधियां होती हैं, यूनेस्को के मामले में हो गया, WHO के मामले में हो गया, जो भी अंतरराष्ट्रीय कानून बनते हैं या जो भी संधियां साइन होती हैं राष्ट्रों के बीच, उनके प्रति क्या होगा, आदर का भाव। ऐसा नहीं कि कोई संधि हुई और आप उसको वायलेट कर दें, उसका सम्मान करेंगे। अंतरराष्ट्रीय कानून, अंतरराष्ट्रीय कानून, संधियां, अगर आप इनके हस्ताक्षर करता हैं तो क्या है, इनका आप सम्मान करेंगे,
और इनका पालन करेंगे। ठीक है, तो इन प्रावधानों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत संबंधी जो डीपीएसपीज हैं उन्हें शामिल किया गया। ठीक है, एक चीज क्या और बच रही इसमें अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत में, हाँ आप इसमें और देख लीजिए, जो भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद होंगे, ठीक है, उन्हें किसके द्वारा हल किया जाएगा, वो है आपका मध्यस्थता के द्वारा। मध्यस्थता के द्वारा विवादों का हल। ठीक है, तो आपने आदर्श के अंतर्गत देख लिया, पहला शांति और सुरक्षा में वृद्धि सुनिश्चित करने का प्रयास, न्यायपूर्ण सम्मान युक्त संबंध स्थापित करने का प्रयास करेगा, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियां जो होगी उनके प्रति आदर का भाव रखेगा, उनका पालन करेगा, और मध्यस्थता के द्वारा विवादों का हल किया जाए, मध्यस्थता के द्वारा विवादों को हल किया जाएगा। जैसे सिंधु विवाद संबंध, सिंधु नदी के संबंध में जो विवाद उत्पन्न हुआ उसमें मध्यस्थता है। ठीक है, या ताशकंद समझौता हुआ आपका 1965 के इंडो पाक वार में। ठीक है, उसमें रूस की मध्यस्थता थी। तो आप देखेंगे कि इनको क्या किया जाएगा, मध्यस्थता के द्वारा हल करने का प्रयास किया जाएगा। अब देखते हैं कि इसके अंतर्गत और कुछ बचा। हाँ, 4 हो गए आपके अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत, 5वां एक और है लास्ट आपका अन्य में। जो आर्टिकल्स बचे उनको आप समाहित कर दिया गया किसमें, अन्य के ऊपर, और इसमें केवल इसमें बचता है आर्टिकल 49, बाकी सारे डिस्कस हो चुके हैं। ठीक है, अगर कोई छूट गया हो तो आप बताइए। ठीक है, आर्टिकल 49 के अंतर्गत क्या है, संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन, ठीक है, जो घोषित राष्ट्रीय महत्व के स्थान हैं या स्मारक हैं, ठीक है, इन वस्तुओं या वस्तुएं हैं, इनके संरक्षण का दायित्व किस पर होगा, राज्य पर, संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन। ठीक है, हर किसी उस पर नहीं, संसद जो भी, संसद द्वारा एक संसद विधि द्वारा घोषित, ठीक है, राष्ट्रीय महत्व की, ठीक है, राष्ट्रीय महत्व की कलात्मक या ऐतिहासिक, जो भी कलात्मक या ऐतिहासिक विशेषता रखते हैं, ऐतिहासिक क्या, स्मारक, कोई बिल्डिंग्स है, पुरानी भवन है, स्मारक, स्थान, ठीक है, वस्तुएं, इनके संरक्षण का दायित्व किस पर होगा, राज्य पर। ठीक है, तो आर्टिकल 49 के अंतर्गत आपने देख लिया क्या क्या है। तो डीपीएसपीज के जितने प्रावधान थे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। एक क्वेश्चन कई बार अलग से बनता है कि उन प्रावधानों की राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत चर्चा कीजिए जो गांधीवादी सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करते हैं। ठीक है, या गांधीवादी सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करने वाले डीपीएसपी के पर चर्चा करें। ठीक, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अलग से पूछा जाता है। इसको हम इस विभाजन में नहीं रखेंगे क्योंकि जिन प्रावधानों की चर्चा कर चुके हैं उन्हीं में से हमें गांधीवादी विचारधारा को समेटने वाले प्रावधान शामिल करने हैं। ठीक है, तो आगे अलग से हम देखते हैं गांधीवादी सिद्धांत। ठीक है, डीपीएसपी के अंतर्गत गांधीवादी सिद्धांत। ठीक है,
जैसा कि पता है कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा बहुत से रचनात्मक कार्यक्रमों को अपनाया गया, बहुत से रचनात्मक विचारधाराओं को अपनाया गया, ठीक है। तो उनको डीपीएसपी में शामिल करने का प्रयास किया गया, क्योंकि संविधान निर्माताओं का मानना था कि ऐसी महान विभूति के जिसके द्वारा मार्गदर्शन का अवसर भारतीयों को प्राप्त हुआ, तो उनके विचारधाराओं को शामिल किया जाए, ठीक है। और ये सच्ची श्रद्धांजलि इस व्यक्ति के रूप में होगी। साथ ही चूंकि रचनात्मक है और लोगों के हित की है, तो इन्हें शामिल करने में संविधान निर्माताओं को बिल्कुल भी समस्या नहीं हुई। तो आप देख लेते हैं, जो भी आर्टिकल्स या जो भी प्रावधान हम इस पर चर्चा में करेंगे वो पहले भी चर्चा में किए जा चुके हैं। यहाँ पर हम केवल आर्टिकल्स लिखेंगे और इनकी व्याख्या आप ऊपर पीछे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला आर्टिकल है जो गांधीवादी सिद्धांत को प्रतिबिंबित करता है, वो क्या है आपका 40 के अंतर्गत जो है वो आप जाकर देख लेंगे। 43 बी, ठीक है, गांधीवादी सिद्धांतों को शामिल कर रहे हैं, ठीक है। आगे आपका 46, 47, ठीक है, 48 और 50, ठीक है। तो आप इनके अंतर्गत गांधीवादी सिद्धांतों को समेट सकते हैं। इनकी व्याख्या की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले ही ये डिटेल में चर्चा में लाए जा चुके हैं, ठीक है। अब एक सवाल उठता है या पूछा भी जाता है कि संविधान में भाग 4 जो कि डीपीएसपी से रिलेटेड है, इससे अलग अन्य स्थानों पर क्या चर्चा है इस विषय में, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं। भाग 4 से अलग, पार्ट 4 या भाग 4 से अलग, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, ठीक। तो ऐसा है, और आप देखेंगे किन किन अनुच्छेदों के अंतर्गत इन्हें शामिल किया गया डीपीएसपी को, जो भाग 4 में है। वो है आपका सबसे पहला आपका आर्टिकल 335, ठीक, आर्टिकल 335। इसमें क्या करेगा, राज्य संघ या राज्य सेवाओं में नियुक्ति के मामले में एससी एसटी के दावों का ध्यान देगा। किसका, संघ या राज्य सेवा, ठीक है। इन सर्विसेज में एससी एसटी के दावों को ध्यान में रखेगा। प्रमोशन में आरक्षण इसी के आधार पर लागू किया गया था, ठीक है, ध्यान रखेगा। लेकिन शर्त क्या होगी, प्रशासनिक दक्षता से समझौता किए बिना। यहां पर एक वर्ड जोड़ा गया, प्रशासनिक दक्षता से समझौता नहीं होगा, बाकी इनके हितों की बात की जा सकती है, ठीक है। आगे एक आर्टिकल, इसमें इसके अंदर केवल 3 आर्टिकल हैं, ठीक है। अगला है आपका आर्टिकल 350, इसमें राज्य भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा के लिए उनकी मातृभाषा में व्यवस्था करेगा। यह भी आपका डीपीएसपी है, जो भाग 4 से अलग है। अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक के मतलब केवल मुस्लिम मत समझ लीजिए, क्योंकि इतना चर्चा में रहता है कि बाकी अन्य धर्म के लोग ज़्यादा ही उपेक्षित होते हैं। अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों की शिक्षा किसमें हो,
उनकी मातृभाषा में। राज्य इस बात का प्रयास करेगा कि ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित हो सके कि उन्हें अपनी मातृभाषा में ही एजुकेशन लेने की सुविधा मिले। अगला है, ठीक है, आर्टिकल 351। आर्टिकल 351 के अंतर्गत क्या है? ऐसा डीपीएसपी संघ हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए कार्य करेगा। संघ हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का प्रयास करेगा। ठीक है, ये हो गए आपके डीपीएसपी के अंतर्गत प्रावधान। हाँ, ये डीपीएसपी से हाँ, डीपीएसपी के प्रावधान है जो भाग 4 में है, और इससे पहले हमने किया जो भाग 4 के अंतर्गत डीपीएसपी से, तो सारे प्रावधान डीपीएसपी से रिलेटेड हमने कर लिया। अब आगे देखते हैं, मूल अधिकारों से अंतर एक काफी बड़ा प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न इससे पूछा जाता है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कि ये एक दूसरे के क्या माने जाते हैं? पूरक माने जाते हैं, फिर भी इनमें अंतर है। ठीक है, वो अंतर आप देख लेते हैं। आइए, डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट। ये आपके हो गए डीपीएसपी और इधर एफआर। ठीक है, और इसे एक ब्रॉडर उसमें बांटा, ये हो गया आपका क्षेत्र। तो जो आपका पहला है वो क्या है? प्रवर्तन, इन्फोर्समेंट। आर्टिकल 37 में इस पर चर्चा हो चुकी है कि डीपीएसपी क्या है? न्यायालय द्वारा इन्फोर्स्ड नहीं किए जा सकते। अगर इनका उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय जाकर इसकी मांग नहीं कर सकते। ठीक है, ये गारंटी नहीं है। तो प्रवर्तन डीपीएसपी में क्या है? नहीं किए जा सकते, न्यायालय द्वारा प्रवर्तन नहीं है। और ये हाँ, एफआर जो है फंडामेंटल राइट, यहाँ पर आपके अगर अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप न्यायपालिका जा सकते हैं, और न्यायपालिका राज्य को इसके लिए बाध्य भी कर सकती है, इन्फोर्स कर सकती है। इनको थोड़ा कलर बदल दीजिए। ये क्या प्रवर्तनीय नहीं है, और ये है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला आपका प्रकृति। प्रकृति क्या है? तो डीपीएसपी की प्रकृति क्या है? सकारात्मक है। ठीक है, पॉजिटिव। जबकि एफआर क्या है? नकारात्मक। डीपीएसपी में क्योंकि सब अच्छी बातें हैं, लेकिन एफआर में कई ऐसी बातें हैं कि अगर उन पर निर्बंधन न लगाया जाए, उन पर नियंत्रण न लगाया जाए, तो क्या है? स्वच्छंदता को बढ़ावा देती है, उद्दंडता को बढ़ावा देती है। इसलिए इनकी प्रकृति क्या है? कुछ मामलों में नकारात्मक। कहीं पर ये लोगों पर या कहीं राज्य पर, ठीक है, निर्बंधन करते हैं। साथ ही अब देखते हैं अगला क्या है? संबंध, रिलेशन क्या है, कैसा है इनमें, किन किन लोगों के बीच है? और ये है आपका राज्यों का। ठीक है, ये राज्य से संबंधित है, राज्यों से संबंधित। जबकि एफआर फंडामेंटल राइट्स किससे हैं? लोगों से संबंधित। ये क्या है? लोगों से संबंधित।
अगला देखते हैं, संबंध हो गया लोकतंत्र, ठीक है। दोनों के द्वारा किस तरह का लोकतंत्र स्थापित होता है, ठीक है। लोकतंत्र के भी कई भाग हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, ठीक है। तो आपका जो डीपीएस फीस है, राज्य के नीति निदेशक तत्व है, ये सामाजिक आर्थिक, पहले ही चर्चा कर चुके हैं इस पर, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की बात करता है। जबकि फंडामेंटल राइट्स ये राजनीतिक लोकतंत्र की बात करता है, ठीक है। ये हो गया। अगला देख लेते हैं, निलंबन, ठीक है। सस्पेंड कब किए जा सकते हैं, निलंबन। तो डीपीएस फीस आपके कभी नहीं निलंबित होते, ठीक है। राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या है, आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते। निलंबित नहीं, ठीक है। जबकि फंडामेंटल राइट्स किए जा सकते हैं, ठीक है। इनमें केवल आर्टिकल 20 और 21 ही अपवाद स्वरूप है, बाकी इन सब का निलंबन किया जा सकता है, ठीक है। तो पहला क्या है, आर्टिकल जो अपवाद है उनको ध्यान में रखिए, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर अन्य का किया जा सकता है, अन्य का निलंबन क्या होगा, किया जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 20 और 21 आपातकाल के वक्त भी निलंबित नहीं होते, ठीक है। एक लास्ट और देख लीजिए और आपका इन दोनों में अंतर पूरा हो जाएगा, ठीक है। निर्बंधन, वैसे इसकी चर्चा ऊपर उसमें प्रकृति के अंतर्गत की गई है, पर इसे अलग से भी आप ध्यान रखें, निर्बंधन, ठीक है। तो डीपीएस फीस क्या है, निर्बंधित नहीं, निर्बंधन इनमें नहीं लगाया जा सकता। ये बड़े आदर्श प्रकृति के हैं और ऐसा माना गया कि इनमें निर्बंधन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में निर्बंधन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। इसमें क्या है, निर्बंधन अलाउड है, ठीक है। जब भी आप मूल अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें कंडीशन अप्लाई वाला एक तत्व जुड़ा होता है, ठीक है। उन पर पर्याप्त मात्रा में जहाँ भी राष्ट्र की एकता, अखंडता, ठीक है, समाज की शुचिता, जब भी खतरा पैदा होगा तो उनमें उनके लिए निर्बंधन की व्यवस्था है, ठीक है। और उसी संविधान में मूल रूप से या अन्य बाद में होने वाले कई संविधान संशोधनों के द्वारा उन्हें इसमें जगह दी गई। चलिए अब आगे देखते हैं। एक सवाल या विवाद का मुद्दा रहा है कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएस फीस अर्थात निदेशक तत्वों में वरीयता किसे दी जाए, ठीक है। तो लंबे समय तक ये वाद विवाद का विषय रहा और उसके बाद इस पे इस समय अगर देखें तो एक सहमति है, ठीक है, न्यायपालिका के बीच और विधायिका के बीच। लेकिन प्रारंभ में इसमें बहुत संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। एक एक करके देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये, ठीक है। तो आइए देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स अर्थात मूल अधिकार और डीपीएस फीस निदेशक तत्व, इनमें वरीयता, कौन वरीय है, किसे, जब विवाद की स्थिति आए, दोनों सामने खड़े हों और दोनों उस समय विरोधी हों, तो चुने किसे, ठीक है। यह टकराव की स्थिति के लिए एक समन्वयकारी व्यवस्था करता है और प्रारंभ में हम इस पर चर्चा करेंगे विवाद पैदा कैसे कैसे हुए, ठीक। और ये विवाद हुए क्यों, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में आप वाद योग्य हैं, अर्थात अगर आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप न्यायपालिका जा सकते हैं, लेकिन निदेशक तत्व में आप जा नहीं सकते। और यही टकराव का मुख्य मुद्दा बना कि पूरक होने के बावजूद ये दोनों आपस में भिड़ गए। तो ऐसा पहला मामला है आपका संविधान लागू होने के जस्ट एक साल बाद 1951 में ही चंपाकम दोराई राजन केस में ये विवाद या ये टकराव सामने आ गया।
चंपाकम दोराईराजन केस, ठीक है। समय था इसका 1951, अर्थात 50 में संविधान लागू हुआ और एक ही साल बाद समस्या खड़ी हो गई, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि दोनों की टकराव की स्थिति में क्या होगा, मूल अधिकार को वरीयता दी जाएगी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, संविधान की व्याख्या का अधिकार किसको, सुप्रीम कोर्ट को। उसने क्या कहा कि फंडामेंटल राइट्स को, मूल अधिकार को डीपीएसपीज पर विवाद की स्थिति में वरीयता दी जाएगी, ठीक है। साथ ही यह भी बताया कि डीपीएसपीज फंडामेंटल राइट्स के पूरक बने रहेंगे, ठीक। भले ही फंडामेंटल राइट्स को वरीयता दी जा रही है, लेकिन ये डीपीएसपीज फंडामेंटल राइट्स के क्या बने रहेंगे, पूरक बने रहेंगे। आगे सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था दी वो क्या था कि संसद को संविधान में संशोधन करने की पूरी छूट है, साथ ही मूल अधिकारों को भी संशोधित करने की क्षमता है। फंडामेंटल राइट्स को क्या किया जाता है, संशोधित किया जा सकता है। किया जा सकता है, ठीक है, संसद के द्वारा। तो संसद को एक ताकत तो उसने प्रदान कर दी। ये था आपका चंपाकम दोराईराजन केस, ठीक है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई, अगला विवाद आपके सामने था, गोलकनाथ मामले में। अगला विवाद आपका 15-16 साल बाद फिर खड़ा हो गया, गोलकनाथ केस। ये आपका आया 1967। इनके टाइम भी याद रखिए, कई बार मैचिंग में पूछ लेता है, ठीक है। या टाइम न याद रहे तो केस कौन पहले आया कौन बाद में आया, ये इसकी जानकारी हो जाए तो ये आप इसका अगर कॉन्सेप्ट जनरेट करेंगे तो आप रटने से भी बच जाएंगे, ठीक है। वैसे इनमें केस की डेट काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था दी इस मामले में वो ये थी, जहां फंडामेंटल राइट्स को संशोधित किया जा सकता है संसद के द्वारा, तो इसी अपने सिद्धांत को उलट दिया गोलकनाथ मामले में, ठीक है। पुराने मामले को पलटा और क्या दिया कि एफआर को संसद ना तो सीमित कर सकती है और ना ही समाप्त, नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये विकट स्थिति संसद के सामने खड़ी हो गई, जहां उसे संशोधन की छूट थी, वहां पर गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मामले को उलट दिया, ठीक है। अब राज्य अर्थात संसद, सरकार, ठीक है, क्या कर सकती है, निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों को वरीयता नहीं दे, वो निदेशक तत्व को लागू करने के लिए मूल अधिकारों को संशोधित नहीं कर सकती। पहले क्या था कि निदेशक तत्व और अगर उसमें टकराव की स्थिति आती है तो निदेशक तत्वों को ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, एफआर को, फंडामेंटल राइट्स को संशोधित किया जा सकता है, ठीक है। सरकार ने इसमें प्रतिक्रिया दी और इस डिसीजन का क्या हुआ, सरकार की प्रतिक्रिया। ये सरकार की क्या थी, संप्रभुता में सीधा हमला था, सरकार की प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया स्वरूप क्या किया, 24वां संविधान संशोधन लागू कर दिया, ठीक है। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971। इंदिरा गांधी की सरकार थी और अपने ऊपर नियंत्रण उन्हें किसी का बर्दाश्त नहीं था, चाहे वो न्यायपालिका ही क्यों ना हो। तो 24वां संविधान संशोधन पारित करके प्रतिक्रिया दे दी और इस संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, घोषणा की, ठीक है, घोषणा
जाहिर सी बात थी, अपोजिट में थी न्यायपालिका की। वो ये थी कि फंडामेंटल राइट्स को संसद सीमित कर सकती है, साथ ही समाप्त भी कर सकती है। ठीक है, समाप्त के लिए कहीं कहीं पर वापसी वर्ड भी यूज होता है, उसे भी आप ध्यान में रखिए, भाषा में मत उलझ जाइएगा। जैसे ये अगर बोल दिया जाए कि फंडामेंटल राइट्स को संसद सीमित या वापस भी ले सकती है, ठीक है, सीमित कर सकती है या वापस ले सकती है, तो उसका मतलब एक ही है। ठीक है, विवाद की स्थिति पैदा हो चुकी है, तो अगला मामला आ गया आपका सबसे प्रसिद्ध और हाल ही में फिर चर्चा में रहा है अभी, केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती केस, यह आपका 1973 है शायद, ठीक है, 1973। केशवानंद भारती केस में संसद और न्यायपालिका के बीच, सुप्रीम कोर्ट के बीच एक बार जंग फिर से शुरू हो गई। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो भी संविधान संशोधन इस बीच हुए थे, ठीक है, उनमें से कुछ को उसने अवैध घोषित कर दिया। कुछ संवैधानिक संशोधनों को अवैध घोषित किया। ये एक तरह की खुली चुनौती थी इंदिरा गांधी के लिए। ठीक है, इन दोनों के बीच जो जंग चल रही थी, तो अवैध घोषित किया गया। ठीक है, क्लियर। कारण बताया, कारण क्या था, उसका मानना था कि इन संवैधानिक संशोधनों के द्वारा उसकी न्यायिक समीक्षा की ताकत जो संविधान से मिली हुई है, ठीक है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सीमित कर रहे थे। ठीक है, कौन से, ये जो संशोधन जिनको कुछ को अवैध किए, सबको नहीं किया, कुछ संशोधन थे जिनको उन्होंने अवैध घोषित किया, और कारण बताया कि ये उसकी न्यायिक समीक्षा की ताकत को सीमित कर रहे थे और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान की क्या है, मूल संरचना, मूल ढांचा। यहाँ से मूल ढांचे का सिद्धांत आता है और मुख्य परीक्षाओं में इसे काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, ये मूल ढांचा मूल संविधान में नहीं है, न्यायपालिका ने समय समय पर निर्धारित किया है कि मूल ढांचा के अंतर्गत कौन कौन से तत्व शामिल रहेंगे। ठीक है, तो न्यायिक समीक्षा को उसने क्या घोषित किया, मूल ढांचा। ठीक है, और मूल ढांचा है, इसे क्या किया, छीना नहीं जा सकता, इसे छीना नहीं जा सकता। साथ ही न्यायपालिका ने यहां एक बीच का रास्ता भी अपना लिया, वो क्या था कि संसद संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों को बदल सकती, वापस ले सकती। ठीक है, बस कंडीशन क्या है, मूल ढांचे पर हमला ना हो। तो संसद का भी मान रखा है, साथ ही अपनी स्वतंत्रता और संवैधानिक शक्ति को भी बचाने का प्रयास सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया। संसद क्या कर सकती है, एफआर में, फंडामेंटल राइट्स में संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल संशोधन कर सकती है, अलाउ कर दिया। ठीक है, और जो अगली बात यहाँ थी वो ये थी कि यहाँ से डीपीएसपीज को सुप्रीम कोर्ट पर वरीयता मिली, वो फंडामेंटल राइट्स पर वरीयता मिल गई। अब डीपीएसपीज क्या थे, फंडामेंटल राइट्स पर हावी हो सकते हैं। अगर टकराव की स्थिति पैदा होती है, आपके सामने मूल अधिकार भी है, आपके सामने नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत भी हैं, ठीक है, दोनों विरोधी हैं, तो आप किस पर निर्णय लेंगे, किसके पक्ष में, आप लेंगे डीपीएसपीज में। जबकि इससे पहले चंपाकम दोराई राजन केस में क्या हुआ था कि डीपीएसपीज
जो है फंडामेंटल राइट्स के पूरक तो बने रहेंगे, लेकिन विवाद की स्थिति में फंडामेंटल राइट्स को ज़्यादा महत्व मिलेगा, ना कि डीपीएसपीज को। ठीक है, तो ये विवाद की स्थिति भी सॉल्व हो गई। ठीक है, और अभी यही चल रहा है। साथ ही कुछ कथन भी हैं, ठीक है, जिन पर आप नज़र बनाए रखें तो रहता है, कई बार पूछा भी जाता है। ठीक है, तो उन पर नज़र बनाए रखना जरूरी है। जैसे डीपीएसपीज अर्थात राज्य के निदेशक तत्व क्या हैं? भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है। ये कथन किसका है? BAR अम्बेडकर का। ठीक है, साथ ही टिप्पणी बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें मेंस में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए भी हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिए। दूसरा है आपका KT शाह का कथन, और इसमें जो बात उन्होंने की है वो ये है कि एक ऐसा चेक है, डीपीएसपीज या राज्य के नीति निदेशक तत्व के सिद्धांत एक ऐसे चेक हैं जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किए जाते हैं। ठीक है, किसका है? KT शाह का। तो आज की क्लास आपकी इतनी है। ठीक है, आगे हम मूल कर्तव्य पर चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।